हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम जो हमारे पास फ्यूल के बचे हुए कुछ 5 प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे करने वाले हैं। तो हमारे टोटल 14 प्रिंसिपल फ्यूल के हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन suitable place at appropriate time for maximum efficiency. The principle of order state that a place for everything and everything on its place. बहुत सिंपल समझते हैं। जैसे आपके घर में भी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ उसे वहीं पे रखो, तो बिजनेस के अंदर भी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होना चाहिए कि जो चीज़ हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह फिक्स होनी चाहिए। जैसे आपके घर में आप अपनी बाइक की चाबी एक प्रॉपर जगह पे रखते हो, आप अपनी ड्रेस एक प्रॉपर जगह पे रखते हो, हर एक जगह के लिए आपके घर में एक प्रॉपर प्लेस है। जब भी आप उस चीज़ को ढूंढते हो तो वो बहुत ईजिली मिल जाती है क्योंकि आपके घर में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में किचन में आप चाय की पत्ती, मसाले कहाँ रखे होते हैं, चाय की पत्ती कहाँ रखी हो, चीनी कहाँ रखी हो, तो आटा कहाँ रखा हुआ है और अदर चीज़ें आप उससे एक प्रॉपर प्लेस पे रखो, जिससे आप किचन में तो डेली जाते हैं तो वो चीज़ आपको एक प्रॉपर जगह पे मिलती है क्योंकि किचन के अंदर आप प्रिंसिपल फॉलो करते हो, उस प्रिंसिपल का नाम है ऑर्डर। जैसे आप घर में प्रिंसिपल फॉलो करते हो ऑर्डर, तो ऐसे बिजनेस के अंदर भी प्रिंसिपल फॉलो होता है ऑर्डर, जिससे उस चीज को ढूंढने के लिए कोई भी समय खराब ना हो और आपकी एफिशिएंसी बनी रहे। एसेंशियली इट मीन्स ऑर्डिनरीनेस। इफ देयर इज फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट्स प्रेजेंट देयर, अगर हर चीज के लिए एक जगह फिक्स होगी और वो वहां पे मौजूद होगी, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब कोई भी बैरियर नहीं आएंगे एक्टिविटी को करने में बिजनेस की। दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास इक्विटी। इक्विटी कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव और नेशनलिटी एक्सेट्रा। मतलब किसी भी व्यक्ति से बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके सेक्स को लेके कि वो लड़का लड़की है, उसका रिलीजन लेके कि वो दूसरे धर्म का है, कोई भी लैंग्वेज को लेके, कोई भी कास्ट को लेके, कोई भी बिलीव या कोई भी नेशनलिटी लेके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी एमएनसीज में देखना, वहां पे हर कास्ट का, हर बिलीव का, हर लैंग्वेज का बंदा, हर नेशनलिटी का बंदा आपको काम करने को मिल जाएगा। तो बिजनेस फ्यूल कहता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का भेदभाव किसी में इन चीजों को लेके ना हो। In practice, we can observe that nowadays in multinational corporation, people of various nationality work together in discrimination-free environment. Equal opportunity are available for everyone in such companies to rise. हर एक व्यक्ति को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके रिगार्ड में किसी तरह का भेदभाव ना हो कि वो तो लड़का है, वो तो लड़की है, वो दूसरे रिलीजन का है, वो लैंग्वेज है, उसकी कास्ट को, बिलीव को लेके किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो फ्यूल का मानना था कि बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। इस प्रिंसिपल को कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएशन एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर, बट वन सेलेक्टेड दे शुड बी कीप्ड एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। There should be have stability of tenure। मतलब जैसे आप देखते हो कि बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है वो कुछ टाइम के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि मुझे कहीं और बढ़िया जॉब मिल जाएगी, कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन उस बिजनेस को अगर एक एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करता है और कुछ टाइम में जल्दी छोड़ देता है तो उससे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जाए तो पहली बात तो सिलेक्ट किया जाए, एक अपॉइंट किया जाए, एक रिगरस, इसे एक हार्ड प्रोसीजर गुजारना चाहिए जिससे वो उस जॉब की कदर करे। और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसे एटलीस्ट उस जॉब पे एक मिनिमम टेन्योर फिक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो आया 2 महीने काम किया और छोड़ के चला गया। तो इन सब चीजों के लिए कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों से बॉन्ड्स बनवा लेती है या कुछ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेती है या उन्हें लालच देती है कि आप हमारी कंपनी में बने रहो, जिससे उस कंपनी में को फायदा हो। क्योंकि अगर एम्प्लॉय बहुत जल्दी जॉब को शिफ्ट करेगा तो उससे कंपनी को नए नए व्यक्ति को लाना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको ऊपर कंपनी बहुत मोटा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए फ्यूल का मानना यह था कि बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति आए तो एटलीस्ट एक मिनिमम टेन्योर तो अपना पूरा करे, स्टेबल बना काम, टिक के काम करे। वो ये नहीं कि आज यहाँ पे 2 महीने बाद कहीं और चला गया, 3 महीने बाद कहीं और चला गया।
तो बिजनेस में एम्प्लॉय आए तो उसे स्टेबिलिटी के साथ उसे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर आपको कोई भी चीज बहुत इजीली मिल जाती है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। जैसे आप सबसे रिलेटेड करता है एग्जाम्पल, जैसे आप 10th क्लास में थे, आपने मम्मी पापा को कहा होगा कि मम्मी पापा मुझे फोन दिलवा दो। अगर आपके घर वाले आपको फोन ऐसे ही दे दें, आपने बस एक बार कहा और आपको फोन मिल जाए, तो आप 2-4-5 महीने उस फोन की कोई कदर नहीं करते, कहते हैं अभी मम्मी पापा दोबारा नया दिलवा देंगे। लेकिन अगर उसी फोन के लिए आपके मम्मी पापा कहें पहले 10th में इतने मार्क्स लेके आ, 2-4 आपको बातें बताएं, और वो बहुत मेहनत करने के बाद आपको चीज मिलती है, तो उस चीज की आप बहुत ज्यादा कदर करते हैं। ऐसी जॉब के लिए भी है। तो एम्प्लॉय को जब भी कोई सिलेक्ट किया जाए तो उसे एक रिग्रेस प्रोसेस, हार्ड प्रोसेस से गुजारना चाहिए, जिससे उस जॉब की उसे कदर रहे। उस जॉब को छोड़ने से पहले 10 बार सोचे कि बड़ी मुश्किल से जॉब मिली थी, तो वो उस जॉब पे टिक के काम करेगा, मेहनत भी करेगा और टिका भी रहेगा उस जॉब पे, तो उससे बिजनेस को भी फायदा मिलता है। आगे लिखा हुआ है देयर शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। और दूसरी बात है, ऐसा भी नहीं कि कोई एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर आया और उससे आते आप उसकी परफॉर्मेंस जज करने लगे, उसे एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए जिससे अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सके। एनी एडोसिज्म in this regard will create instability, insecurity among employees. This will tend to leave the organization. Recruitment, selection, training cost will be high. और अगर आप नए एम्प्लॉय को ढूंढ के लेके आओ तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर है, स्टाफिंग वहां पढ़ेंगे। बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर कंपनी को बहुत मोटा खर्च होता है, हाई कॉस्ट होती है। सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस। तो अगर एम्प्लॉय बिजनेस में टिक के काम करेगा तो उससे उस बिजनेस को उन जो हाई कॉस्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर खर्च होती है, वो पैसा बहुत ज्यादा बच जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं इनिशिएटिव प्रिंसिपल कहता है फर्स्ट स्टेप लेना आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए। एग्जांपल दे सकता हूं इसका, जैसे क्लास में जब आप बच्चे स्कूल में बैठे होते हैं 70 स्टूडेंट्स की क्लास में, तब टीचर कहता है कि टीचर ने कोई सवाल पूछा बच्चों से और उसमें सिर्फ 2-4 बच्चे होते हैं जो खुद से हाथ कभी खड़ा कर देते हैं, सर मैं इसका जवाब दे देता हूं। लेकिन बाकी बच्चों से टीचर को जबरदस्ती पूछना पड़ता है कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वो खुद से जवाब देना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल ये भी कहता है कि प्रिंसिपल इनिशिएटिव कि आपको खुद से सेल्फ मोटिवेट होकर खुद से स्टेप उठाने चाहिए। Initiative means taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. Worker should be encouraged. वर्कर को हमें encourage करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए to develop and carry out their plan, जिससे उन्हें plans को खुद develop कर सके, उन्हें काम कर सके। For improvement, initiative should be encouraged. A good company should have an employee suggestion. एक कंपनी अच्छी वो भी है जहाँ पे एम्प्लॉय के इनिशिएट को ध्यान में रखा जाता है और उनके सजेशंस को सुना जाता है। अगर एम्प्लॉय कुछ कहना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्लान्स के बारे में, तो कोई सुझाव को एटलीस्ट सुना तो जा सकता है। डिसीजन लेना ना लेना वो अलग कहानी है, लेकिन उसके सुझाव को सुना जरूर जा सकता है। A good company should have employee suggestion system whereby initiative suggestion which result in substantial cost टाइम रिड्यूस शुड बी अवॉर्डेड। और अगर किसी एम्प्लॉय के सुझाव से, इनिशिएट से हमें कंपनी में कुछ हमारा टाइम या उस काम को करने में कुछ कॉस्ट कम होते हैं, तो उसे हमें सब्सटेंशियल रिवॉर्ड भी करना चाहिए, जिससे वो आने वाले समय में दोबारा से कोई अच्छे सुझाव दे सके। जैसे स्कूल में होता है, जब आप कोई काम करते हो तो आपको स्कूल में बुला के सबके सामने असेंबली में आप सबको प्रेज कराया जाता है। जैसे आपके सामने लिए ताली बजवा दिया, आपके नाम ही स्टेज पे बोल दिया कि वो उस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे आपको भी अच्छा लगता है कि अगली बार से मैं और अच्छा काम करूं, जिससे सब पूरा स्कूल मुझे जान पाए। वो सब होते हैं इनिशिएटिव, कि आपने खुद से सेल्फ मोटिवेशन से कोई स्टेप लिया और बाद में आपको उस काम के लिए अगर अच्छा हुआ तो आपको एनकरेज किया गया, आपको फायदा पहुंचाया गया। आपके लिए क्लास में वैसे आपके क्लैपिंग करवा दी, असेंबली में आपका नाम बुलवा दिया, आपको कुछ रिवॉर्ड दे दिया, तो उन सब चीजों से एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और आने वाले समय में वो अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कहते हैं लास्ट प्रिंसिपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है लास्ट प्रिंसिपल, क्योंकि इसके नाम से इसका मतलब क्लियर नहीं होता। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इसके नाम ही थोड़ा अलग सा है, तो इसके नाम से ही इसका कुछ वर्ड क्लियर नहीं होता, मतलब क्लियर नहीं होता, तो इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एग्जाम में इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इसे वैसे हम यूज करते हैं, एस्पिरिट डी कॉर्प। तो स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब सीधी सी बात है, फ्योल का ये मानना था कि बिजनेस के अंदर टीम वर्क होना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फ्योल। मैनेजमेंट शुड बी प्रमोटेड टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर टीम वर्क जरूर होता है, स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज। इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ
कोऑर्डिनेशन। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे आप सब क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में जब भी कोई अच्छा प्लेयर अच्छा खेलता है या उनकी टीम जीतती है तो उनसे बार बार पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने अच्छा काम किया। विराट कोहली या आपका धोनी है या सचिन है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने अच्छा खेला तो हमारी टीम जीत गई। वो कहते हैं कि हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने अच्छा खेला तो हमारी टीम जीतती है। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। एक मैनेजर को कभी भी आई यूज नहीं करना चाहिए कि मैंने अच्छा काम किया, उसे हमेशा यूज करना चाहिए वी। वी का मतलब सपोर्ट करता है वो पूरी टीम को, वी का मतलब टीम, आई का मतलब एक इंडिविजुअल। तो एस्पिरिट डी कॉर्प कहता है हमें टीम वर्क में काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि मैंने काम अच्छा किया। Manager should replace I with a V in all his conversation with the work to foster team spirit. This will give rise to team spirit of mutual trust and belongingness among team member. It will also minimize need of using penalty. और अगर आप स्प्लिट डी कॉप यूज करोगे तो बिजनेस के अंदर कभी भी आपको अपने एम्प्लॉय को पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम आपको पेनल्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही अच्छा काम करेगा। कभी आपने जैसे इसका एग्जांपल एक और दे सकता हूं, आप रोहित शेट्टी का भी मूवी देखना, जो गोलमाल बनाते हैं, सीरीज बना रखी है उन्होंने, सिंघम 1 सिंघम 2 बना रखी है, उनकी मूवी देखना। तो जब भी उनका नाम आता है तो अपने डायरेक्शन लिखते हैं, नाम आता है रोहित शेट्टी एंड टीम। तो उसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये है कि जो मूवी की पूरी काम किया, डायरेक्शन किया, उन्होंने डायरेक्शन दिया, लेकिन उनके टीम ने भी काम किया है, पूरी टीम ने काम किया है। वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने अच्छा काम किया तो वो मूवी अच्छी बनी, वो ये हमेशा ये कहते हैं कि मेरी टीम ने अच्छा काम किया, हम सब ने अच्छा काम किया, कैमरामैन ने अच्छी शूटिंग करी, हीरो ने अच्छा एक्शन किए, अच्छी एक्टिंग करी है, मैंने डायरेक्शन किया है, मेकअप मैन ने अपना काम किया है, तो जाके का अच्छा काम हुआ है। एग्जाम्पल आप क्रिकेट का भी ले सकते हैं। अगर एक अच्छा बैट्समैन अच्छा खेलता है लेकिन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, फील्डर अपनी फील्डिंग नहीं कर रहा, कीपिंग मैन अपनी कीपिंग नहीं कर रहा, तो कभी भी टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी। वो सब अपना अच्छा अच्छा काम करते हैं, बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करता है, फील्डर अपनी फील्डिंग करता है, तो सबके काम से टीम इंडिया जीतती है, ना कि एक इंडिविजुअल प्लेयर की वजह से कभी टीम जीतती है। और जब भी आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो हमेशा ये कहते हैं कि हम सब ने अच्छा खेला तो ही जाके हम जीत पाए, कभी वो ये नहीं कहेंगे मैंने अच्छा खेला तो टीम जीत गई। तो वो एक वहां पे एक टीम स्पिरिट को दर्शाते हैं। टीम स्पिरिट का मतलब एस्पिरिट डी कॉर्प। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।